सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान शिक्षण की कुछ प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री। रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग एड की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं जिनको हम विज्ञान शिक्षण में यूज कर सकते हैं। तब विज्ञान शिक्षण में प्रयोग होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे छात्रों के अनुभव में वृद्धि होती है तथा उनके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। इसी कारण विज्ञान शिक्षण में बहुत सी शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित वर्णित हैं। तो इंपॉर्टेंट 10 शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करेंगे हम। इसके अलावा आप टीवी का यूज कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर तो हमने यूज कर ही लिया है, कंप्यूटर जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है, पीसी, उसे भी लिख सकते हैं, या अपने अनुसार कोई और सहायक सामग्री आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, ये सब क्या है, इनका क्या अर्थ होता है, कैसे आप यूज करते हैं वगैरह वगैरह। हमारी आज की सबसे पहली सहायक सामग्री है चित्र, जिसे हम पिक्चर कहते हैं। तो जो पिक्चर होती है वो सहायक सामग्री के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई चित्र कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। चित्र का निर्माण आप खुद भी कर सकते हैं या मार्केट में जाकर आप कोई चित्र खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर से किसी भी चित्र का प्रिंट आउट निकाल कर भी कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप किसी महान वैज्ञानिक, दार्शनिक वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनका चित्र आप लगा सकते हैं। इंजन पढ़ा रहे हैं तो इंजन का चित्र लगा सकते हैं। कोई टॉपिक ताजमहल, आम का पेड़ पढ़ा रहे हैं तो उसका चित्र आप लगा सकते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम काफी चीजें बच्चों को बता सकते हैं सहायक सामग्री के रूप में चित्र का प्रयोग कर। चित्र विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सर्वाधिक सहायक सामग्री में से एक है। चित्र के माध्यम से विज्ञान शिक्षण में अनेक क्रियाओं, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, तथ्यों आदि को स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों का ध्यान किसी चित्र की ओर केंद्रित कर सकता है तथा अपने स्पष्टीकरण को और अधिक प्रभावी बना सकता है। चित्र दर्शाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि चित्र का आकार उचित हो, जिससे सभी बच्चे उसे आसानी से देख ले। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से चित्र के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे और शिक्षण प्रक्रिया में इससे बच्चे और अधिक भाग लेंगे। तो शिक्षक को यह भी चाहिए कि अगर चित्र एक शिक्षक दिखा रहा है तो चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे। नेक्स्ट है हमारा चार्ट। चार्ट भी चित्र की तरह का ही होता है। 5 से 10 रुपए के रंगीन चार्ट मिलते हैं मार्केट में। आप उन चार्ट को लेकर कोई प्रक्रिया दर्शा सकते हैं उस चार्ट पर कि रिसाइकलिंग कैसे होती है। इसके अलावा किसी चीज के टाइप्स किस प्रकार होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन से हमारी NH4 अमोनिया कैसे बनती है। तो मतलब प्रोसेस को दर्शाने के लिए हम किसी भी चीज के इसका चार्ट पेपर का यूज करते हैं। तो चार्ट पेपर भी हमारा काफी महत्वपूर्ण होता है शिक्षण सहायक सामग्री के क्षेत्र में। विज्ञान शिक्षण में चार्ट का प्रयोग भी सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। चार्टों की सहायता से विभिन्न तथ्यों में संबंध दर्शाया जा सकता है तथा किसी तथ्य का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा भी रेखागणित के क्षेत्र में भी उसके विभिन्न सिद्धांतों को समझाने में चार्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ। ग्राफ कई तरह के होते हैं। ऐसा ग्राफ होता है, एक हमारा ऐसा भी ग्राफ होता है, इस तरह से। तो ग्राफ के द्वारा हम टेम्परेचर वगैरह, कौन सी जगह किस स्थान पर क्या मिलता है वगैरह वगैरह, कई चीजों को हम स्पष्ट रूप से अच्छे से दर्शा सकते हैं। टेम्परेचर, हवा, वर्षा कहाँ पर कितनी होती है, हवा की गति कितनी किस समय पर कहाँ पर रहती है, तो कई चीजें हम ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। विज्ञान से संबंधित अनेक तथ्यों को ग्राफ की मदद से भी दर्शाया जाता है। कई स्थानों की विशेषता में संबंध दर्शाने के लिए भी ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तापमान, हवा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, हवा का दबाव आदि को छात्र ग्राफ की मदद से बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक पदार्थ। कभी कभी हम जिस चीज को पढ़ा रहे हैं उसी चीज को बच्चों के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं। जैसे हम थर्मामीटर पढ़ा रहे हैं तो थर्मामीटर तो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। पत्ती के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कोई पत्ती हम बच्चों को दिखा सकते हैं। बीजों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कुछ चावल के बीज या अनाज के बीज लाकर बच्चों को दिखाए जा सकते हैं। तो कभी कभी कोई ऐसा टॉपिक एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है कि उस टॉपिक को ही रियल रूप में हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तो अगर एक शिक्षक इस प्रकार की सहायक सामग्री का यूज करता है तब उसे हम बोलते हैं एक शिक्षक वास्तविक पदार्थ का यूज कर रहा है। जैसे अगर हमें बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में पढ़ाना है कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है अगर किसी को चोट लग जाती है, तो तब एक टीचर फर्स्ट एड बॉक्स ला सकता है स्कूल में और उसे खोलकर दिखा सकता है फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीजें होती हैं। तो ये क्या हुआ, एक टीचर रियल ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा है एक टीचर बच्चों को।
शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम कक्षा में फूल, पत्ती, बीज, थर्मामीटर आदि बहुत सी वस्तुओं को दिखाते हैं। ये वस्तुएं वास्तविक पदार्थ कहलाती है। इनके द्वारा छात्रों को इन वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तथा छात्र प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। विज्ञान शिक्षण में वास्तविक पदार्थ उच्च कोटि की सहायक सामग्री में गिने जाते हैं। तो वास्तविक पदार्थ का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम रियल ऑब्जेक्ट को नहीं ला सकते क्लासरूम में, हमारा ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा होता है। उस स्थिति में हम क्या कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट का कोई सैंपल ला सकते हैं। जैसे अगर हमें आम के पेड़ को पढ़ाना है तो आम का पेड़ पूरा तो हम नहीं ला सकते, तो उसका एक सैंपल ला सकते हैं। हम ये हल्का सा उसकी एक टहनी तोड़कर लेकर आ गए, हम दिखा सकते हैं कि ऐसी उसकी पत्तियां होती है आम के पेड़ की, कुछ ऐसा सा आम का पेड़ होता है। तो ये क्या हुआ, पूरा आम का पेड़ तो नहीं है, उसकी एक टहनी है, तो आम के पेड़ का एक सैंपल हुआ। अगर हमें रेल का इंजन पढ़ाना है बच्चों को, तो पूरा इंजन तो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, उसका कोई एक छोटा सा पुर्जा हम लाकर बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये इंजन का ये हिस्सा है, ये हिस्सा इंजन में ये काम करता है। तो ये क्या हुआ, नमूना हुआ। जब हम वास्तविक पदार्थ जो होता है हमारा रियल ऑब्जेक्ट, उस रियल ऑब्जेक्ट को क्लासरूम में नहीं ला सकते, उस स्थिति में हम नमूने को लाते हैं, उस वास्तविक पदार्थ के किसी एक छोटे से हिस्से को ला सकते हैं। नमूना किसी बड़े या अधिक पदार्थ में से निकला हुआ वह छोटा अंश होता है। नमूना किसी बड़े या वास्तविक पदार्थ में से निकला हुआ वह छोटा अंश होता है जिसका उपयोग उस मूल पदार्थ के गुण, स्वरूप आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। कभी कभी छात्रों को कक्षा में वास्तविक पदार्थ नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि वह बड़ा हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में उस वस्तु का एक नमूना लाकर छात्रों को दर्शाया जा सकता है। यदि शिक्षक आम के पेड़ के विषय में छात्रों को पढ़ाना चाहता है, तब वह पूरे पेड़ को तो कक्षा में नहीं ला सकता। इस स्थिति में वह आम के पेड़ का कोई नमूना यूज करेगा, टहनी को यूज करेगा नमूने के रूप में। इस प्रकार एक शिक्षक संपूर्ण वास्तविक पदार्थ के स्थान पर उसके नमूने का प्रयोग कर भी छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सकता है। नमूने जो होते हैं वास्तविक पदार्थ से कम प्रभावी होते हैं। इसी कारण नमूने का प्रयोग तभी करना चाहिए जब वास्तविक पदार्थ कक्षा में लाना संभव न हो। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरूप, जिसे हम प्रतिमान बोलते हैं, मॉडल। कभी कभी क्या होता है, हम वास्तविक पदार्थ भी कक्षा में नहीं ला सकते और न ही उसका नमूना कक्षा में ला सकते। उस स्थिति में क्या करते हैं, हम उसका एक छोटा सा मॉडल लेकर आते हैं। जैसे ताजमहल हम क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, और इसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ताजमहल का एक छोटा सा प्लास्टिक का मॉडल मार्केट में से खरीद कर ला सकते हैं। रेल के इंजन के बारे में हमें पढ़ाना है, तो रेल के इंजन का हम प्लास्टिक का या लकड़ी का कोई बना हुआ एक मॉडल ला सकते हैं मार्केट में से और बच्चों को दर्शा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई दूसरा इंजन हमें बच्चों को बताना हो, इंजन कैसे काम करता है, क्या होता है, तो उसका एक छोटा सा मॉडल ला सकते हैं जिसे हम अपने हाथ में कैरी कर लें। तो ये होता है हमारा मॉडल। मॉडल होता है एक, इन दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो मॉडल होता है, एक सैंपल होता है, नमूना। नमूने में तो हम बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा लाते हैं। एक होता है मॉडल। मॉडल में हम क्या करते हैं, बड़ी चीज को ही बहुत ही छोटा बनाकर लाते हैं। तो ये होता है हमारा मॉडल। बड़ी चीज को हम प्लास्टिक या लकड़ी या किसी और भी मटेरियल से एक छोटा सा बनाकर लेकर आते हैं और बच्चों को दिखा देते हैं कि ये होता है हमारे इंजन में, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। तो बता देते हैं हम बच्चों को कि ये एक छोटा मॉडल है, जो इंजन रियल होता है वो काफी बड़ा होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें न तो कक्षा में लाया जा सकता है और न ही उनका नमूना प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस पदार्थ का छोटा रूप एक बनाकर कक्षा में लाकर छात्रों को दिखाया जाता है। पदार्थ का यह छोटा रूप ही प्रतिरूप मतलब मॉडल कहलाता है। जैसे शिक्षक छात्रों को पवन ऊर्जा यंत्र के बारे में पढ़ाना चाहता है, तब वह बाजार से पवन ऊर्जा यंत्र का कोई भी प्लास्टिक का या किसी भी दूसरे उपकरण का छोटा सा यंत्र ला सकता है, छोटा सा मॉडल ला सकता है। इसी के तहत हवाई जहाज, पनडुब्बी, इंजन आदि के शिक्षण में भी हम मॉडल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नक्शा, मैप। मैप भी हमारे शिक्षण में काफी ज्यादा सहायता करता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो यह काफी ज्यादा सहायता करता है, लेकिन साइंस में भी सहायता करता है। हमारा मौसम किस स्थान पर कैसा चल रहा है, कारखाने कौन से कहाँ पर है, अन्य चीजों की जानकारी हम मैप की सहायता से प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो के बारे में तो आप खुद भी लिख सकते हैं। एक श्रव्य उपकरण है। श्रव्य उपकरण का एक शिक्षक क्लासरूम में प्रयोग कर सकता है। इसको प्ले कर सकता है, बच्चे से सुनेंगे और सुनकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में नवीन उपकरणों के रहते रेडियो के प्रयोग में कमी तो जरूर आई है, लेकिन आज भी यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत ही प्रभावशाली है। इसके माध्यम से उच्च कोटि को वैज्ञानिकों के भाषण, जो रेडियो के माध्यम से हम जो रियल वैज्ञानिक है, हमारे महान पर्सन है, उनके भाषण बच्चों को सुनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को भी प्रसारण बच्चों के समक्ष किया जा सकता है। इससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा होती है और विज्ञान से संबंधित उन्हें काफी जानकारी मिलती है।
ठीक इसी प्रकार का एक उपकरण होता है हमारा टेप रिकॉर्डर। ये रेडियो की तरह ही होता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, जो सामग्री, श्रव्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसे हम अपने समय के अनुसार चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार प्ले कर सकते हैं और बच्चों की आवाज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इसका क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक होता है, इसमें काफी ज्यादा जानकारी मिल जाती है। रोजाना कई चैनल होते हैं, कई स्टेशन होते हैं जहां पर अलग अलग जानकारी चलती रहती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ निश्चित श्रव्य सामग्री होती है, लेकिन उसे हम जितनी बार चाहें अपने समय के अनुसार जब चाहें तब प्ले कर सकते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टेप रिकॉर्डर हमारा विज्ञान शिक्षण में टेप रिकॉर्डर भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह रेडियो की तरह ही एक श्रव्य यंत्र होता है, परंतु इसके प्रयोग के समय हमें समय का बंधन नहीं होता है। एक शिक्षक किसी भी समय भाषण या विज्ञान संबंधी कोई भी श्रव्य सामग्री जब चाहे बच्चों को सुना सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार सुना सकता है। इसके अलावा वह बच्चों की खुद की आवाज को रिकॉर्ड कर भी उन्हें सुना सकता है और उनके शिक्षण में सुधार ला सकता है। लास्ट है हमारा फिल्म। देखो, फिल्म का मतलब होता है छोटी छोटी पिक्चर स्पीड से आपके सामने से गुजर रही है। अगर मैं किसी भी माध्यम से 20 से ज्यादा पिक्चर, 20 से ज्यादा फोटो एक सेकंड में आपके सामने से गुजारूं तो आपको एक मूविंग चीज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं फोटो दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कोई चीज हिल रही है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो वही हमारा फिल्म होता है। कंप्यूटर की सहायता से, इसके अलावा टीवी की सहायता से हम कैसे भी बच्चों को कोई फिल्म दिखा सकते हैं, या फिर ऐसे एक फिल्म दिखाने का इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं। पर्दे पर इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, हम इसे घुमाते हैं तो एक सेकंड में 20 से ज्यादा फोटो हमारे रोटेट होने शुरू हो जाते हैं और बच्चों को ऐसा लगता है कोई मूवमेंट, मतलब एक मोशन वाली चीज हमें दिखाई जा रही है। तो ये हमारी फिल्म होती है। कक्षा शिक्षण में फिल्मों के द्वारा काफी सहायता प्राप्त होती है। फिल्म में चलचित्र होते हैं जो क्रिया को विस्तार से निश्चित क्रम में बतलाते हैं। इससे विद्यार्थी फिल्मों के द्वारा दिखाई गई बातों को स्पष्ट रूप में समझ लेते हैं। फिल्मों की मदद से विद्यार्थियों को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। अतः फिल्मों का भी प्रयोग विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अधिक किया जाता है। तभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सहायक सामग्री थी विज्ञान शिक्षण से संबंधित। पेपर में आ जाता है विज्ञान से संबंधित कुछ सहायक सामग्रियों की व्याख्या कीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के समक्ष शेयर कर सकते हैं। वीडियो जो आपके बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।